Hello friends, I'm Dr. Mukesh Parik. I welcome you to all my channel English Cosmos. Today we are going to read a most important poem written in the Victorian age. Its name is Ulysses. It is written by Alfred Lord Tennyson. I will directly start with the poem और बीच बीच में मैं आपको इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां देता रहूंगा। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में तो पोएम है और लेफ्ट हैंड साइड में मैं इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स और कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां देता रहूंगा। ये पोएम मैं बीए ऑनर्स, बीए पास कोर्स, एमए सेमेस्टर वाइज जो सभी यूनिवर्सिटीज में कोर्स चलते हैं उनके अकॉर्डिंग ये पोएम को समझाऊंगा। पोएम को समझाते वक्त मेरा जो इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा कि मैं आपको पोएम को इस तरह से समझाऊं कि एक तो वो पोएम का पूरा हिंदी आपको समझ में आ जाए और साथ में पोएम को पढ़ना भी आए। जैसे ये पोएम जो है इसकी बहुत खासियत ये है कि हमें सबको पता होना चाहिए कि यूलिसीज जो है वो एक रोमन वर्ड है ओडिसियस के लिए, जो कि एक ग्रीक वर्ड था। ये वेस्टर्न लिटरेचर में एक बहुत बड़ा और ऐसे मान लीजिए आप सबसे बड़ा हीरो माना जाता है। मतलब कि वेस्टर्न कल्चर में जो माइथोलॉजी है, हमें मालूम है कि आज वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी धर्म है, लेकिन क्रिश्चियनिटी के अंदर बाइबल है और बाइबल के अंदर कोई माइथोलॉजी नहीं है। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो दो चीज़ों से संचालित है। उनका जो सोचने का तरीका है, उनकी जो सबकॉन्शियस माइंड जो उनका बना हुआ है, वो हमें मालूम होना चाहिए कि सभी राष्ट्र हैं, सभी जो लोग हैं, सभी जो कल्चर्स हैं, उनका जो दिमाग होता है, उनका जो माइंड होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड जो है वहीं से लिटरेचर पनप के आता है। तो जो लिटरेचर है वो सबकॉन्शियस की देन है और सबकॉन्शियस जो है वो माइथोलॉजी से बनता है, ऐसा साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो उनके जहन में, उनके माइंड में यूलिसीज नाम का जो हीरो है वो बहुत ज्यादा फिट है। ये ट्रोजन वॉर का एक हीरो है। इसको क्रिएट किया था, इसको लिखा था होमर ने, जो कि उनका सबसे इंपॉर्टेंट और पहला कवि माना जाता है। इसकी जब हम तुलना करते हैं तो हम ये नोटिस कर सकते हैं कि जब हम अगर भारत को देखें तो भारत में आपको पता है हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट हीरोज हैं, मैं फिल्मी हीरो की बात नहीं कर रहा हूं, हीरोज में अगर हम देखें जिनसे हमारी यूथ संचालित होती है, उनका माइंड एनर्जी लेता है, वो है राम और कृष्ण। आपको पता है कि कृष्ण जो है वो ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस करते हुए एक महाभारत के ऐसे हीरो हैं जो अवतार पुरुष के तौर पे भी देखे जाते हैं। तो हम जब हीरो की बात करते हैं तो वेस्टर्न कल्चर में जैसे हमारे सबसे प्रिय कृष्ण माने जाते हैं। आपको मालूम है कृष्ण भगवान को एक लवर के तौर पे भी देखा जाता है। आपको मालूम है कि वो कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं सिचुएशंस में, कई उनको रण छोड़ भगवान भी कहा जाता है, क्योंकि समय आने पर उन्होंने अपनी हीरोइज्म को ताक पे रख करके और रण में भाग गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें समझना पड़ता है कि हीरो क्या होता है। अब विक्टोरियन एज के बारे में थोड़ी बात करते हैं, जिस एज में ये कविता लिखी गई थी। विक्टोरियन एज एक ऐसी एज है बच्चों जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने चरम पर था। आपको मालूम है 1857 के अंदर क्वीन विक्टोरिया का आधिपत्य सभी कॉलोनीज पर हो गया था, जिन कॉलोनीज को ईस्ट इंडिया कंपनी पहले संचालित करती थी। और 1857 के अंदर हमारे यहाँ क्रांति भी हुई थी भारत में। उसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने अपने हाथ में ले लिया सारा राज्य। तो फोटोग्राफी आ चुकी थी वेस्टर्न वर्ल्ड में, रेलवे चल चुकी थी, साइंस में बहुत सारी खोजें हो चुकी थी, ग्रामोफोन जो है वो आ चुका था। तो टेनिसन एक पोइट लॉरिएट थे और हम उन राजकवि के तौर पर हम उनके माइंड की बड़ी दाद देते हैं कि वो बहुत फेमस राइटर थे, बहुत सुंदर तरीके से सोचते थे, लेकिन उस एज का प्रभाव इस कविता पे आपको दिखना चाहिए। अगर मैं ये सब नहीं बताऊं तो इसका मतलब है कि मैं केवल ये जो लिखी हुई लाइन्स है उनकी हिंदी करूंगा, तो ऐसा मैं नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं पोएम को बहुत अच्छी तरह से आपको उसका बैकग्राउंड समझाऊं। आप इस पोएम में देखेंगे कि वो जो हीरो है ट्रोजन वॉर का, जो 20 साल तक अपने घर से बाहर रहा, कई समुद्री यात्राएं की उसने,
और वो लड़ा और सक्सेसफुल रहा। जाते वक्त उसको कई समस्याएं आई, आते वक्त कई समस्याएं आई। उसने किस तरह से अपने आप को बचाया। दुनिया भर के जो महान योद्धा थे उसके साथ उसकी मित्रता थी। ऐसा व्यक्ति जब वापस अपने देश इथाका पहुंचा और किसी तरह से उसने वापस से अपना जीवन स्टार्ट किया होगा। आपको मालूम है कि उसकी पत्नी का नाम था पेनेलोप और उसके बेटे का नाम था टेलेमेकस। तो अब राइटर ने क्या किया, उस सिचुएशन को थोड़ा सा विक्टोरियन एज के हिसाब से चेंज कर दिया है। मैं कई बार इस पोएम को पढ़ाते वक्त एक उदाहरण देता हूं कि इस पोएम को समझने के लिए ये लेक्चर ही काफी है। कि आज आप देखिए कि हम जब हमारे ऊपर उम्र का पड़ाव आता है, जैसे अमिताभ बच्चन है, आज बुजुर्ग हैं, माधुरी दीक्षित रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन आपने नोटिस किया है जितने भी पुराने कलाकार हैं वो वापस से फिल्मों में काम कर रहे हैं और सफल हैं। तो आज हम देखते हैं कि बोर्डम क्या है, औद्योगिकरण हमें क्या देता है। क्या हम आज के जमाने में रिटायरमेंट जैसी कोई बात सोच सकते हैं? क्या हम सोच सकते हैं कि लाइफ का कोई अंत है? या इच्छाओं का मूल क्या है? इच्छाओं का मूल है आपके चारों तरफ का वातावरण। तो जैसी इमेजरी देखते हो वैसे ही आपका मन बन जाता है। तो मुझे लगता है कि इस कविता में यूलिसीज के ऊपर एक दोहरा प्रभाव है। राइटर ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक पैरेललिज्म का इस्तेमाल किया है। उसने बहुत सुंदर तरीके से, इसे कला कहते हैं बच्चों। कला का मतलब होता है इमेजिनेशन से कुछ नया क्रिएट करना। तो राइटर ने क्या किया, पुराना एक हीरो लिया और उसको उसी कल्चर में, उसी टाइम में फिर से चिंतित दिखाया। वो वापस से समुद्री यात्रा करना चाहता है, मतलब कि वो थका हुआ महसूस नहीं करता है, लेकिन वो बोरियत महसूस करता है। उसको लगता है कि मैं छोटे से देश इथाका में फिर से इन बेकार लोगों को, उसने अपने लोगों को, अपनी प्रजा को बेकार कहा है, सैवेज रेस का है। मैं भी बताऊंगा आपको कि मैं इसको क्या न्याय करता रहूं राजा की तरह, क्या यही मेरे बस में है? आप जाके देखिए लोगों को, जिस तरह से आज की एज में कोई सिंगिंग कंपटीशन होता है तो जिसको गाना नहीं आता है वो भी लाइनें लगा के खड़ा है। आपने देखा होगा, उसका बड़ा मजाक उड़ता है। यूट्यूब पे कितने वीडियोस हैं इस तरह के, मतलब कि, लेकिन जज्बा सब में है। आज के वातावरण ने सबको प्रसिद्ध होने के लिए मोटिवेट कर रखा है। तो इस पोएम की पहली लाइन से हम स्टार्ट करते हैं कि देखिए, वो टेनिसन ने एक हीरो क्रिएट किया है जो ऐसा महसूस कर रहा है कि उसका जो समय है वो खत्म नहीं हुआ है और वो किस तरह से अब भी वो सब चीजें कर सकता है। उसका जो मन है वो शांत नहीं है। तो मैं इसको पॉजिटिव नहीं कहूंगा, मैं जरूर ये कहने की कोशिश करूंगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का विक्टोरियन एज में प्रभाव है जिसके तहत ये कविता लिखी गई है। दूसरा, इसमें एक दांते की जो पेंटिंग है, दांते की जो पोएम है डिवाइन कॉमेडी, जिसके 3 हिस्से हैं। अब उसमें इन्फर्नो के अंदर दांते ने यूलिसीज नाम, आपको मालूम होना चाहिए कि दांते से सभी बड़े बड़े कवि प्रभावित रहे हैं, इटालियन राइटर रहे हैं 14वीं शताब्दी के। और आप देखेंगे कि इस राइटर ने क्या किया था, दांते ने यूलिसीज को, जो कि सबसे बड़ा हीरो था, जो प्रसिद्ध होना चाहिए, जो हमारे हिसाब से उसको स्वर्ग मिलना चाहिए, उसको नर्क में दिखाया। क्योंकि आप जब अपने एम्बिशंस की पूर्ति करते हो तो आप कहीं ना कहीं बहुत मानवीय और नैतिकताओं से भरी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हो। तो जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हो तो आपके मन का जो न्याय है, जो आपके मन में जो है उसका न्याय अगर हम करें तो हम देखेंगे कि ऐसे लोगों को नर्क मिलता है। जैसे हम जितने भी बड़े बड़े हीरो ले लेते हैं, हम देखते हैं कि वो हीरो सिर्फ हमारे लिए हैं, दूर से वो हीरो दिखते हैं। नजदीक से जाके देखें तो जिंदगी में न जाने उन्होंने किस किस तरह के लोगों के साथ, खासतौर के अपने खुद के लोगों के साथ उन्होंने बहुत ज्यादती की होती है। मेरे दिमाग में एक राइटर आ रहे हैं, अरविंदो का नाम सुना होगा, जिन्होंने सावित्री लिखी है। मैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म में उनके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि वो आदमी जो इतना मशहूर है, जिनके ऊपर आप जाके देखिए, पुदुचेरी के अंदर एक बहुत बड़ा उनका भवन है अरविंद आश्रम के नाम से। वहां पे आज भी मतलब हजारों लोग उसको विजिट करते हैं। उनकी एक अनुयायी थी फ्रांस की, वो उनकी शिष्य बन के रही, रोज आरती उतरती है। लेकिन उन्होंने अपनी ओरिजिनल पत्नी को, जिनके साथ उनका पहला विवाह हुआ था, उसको सड़ने के लिए और दुख में मरने के लिए छोड़ दिया था। क्या हम ऐसे व्यक्ति को महान कह सकते हैं जो केवल देखने में या उसका जो बाहरी
लोगों तक जो कथा पहुंची है उसके जीवन की, उसके हिसाब से हम उसको महान कह सकते हैं क्या? तो शायद यूलिसिस के माध्यम से लॉर्ड टेनिसन he has tried to look deeper into the psyche personality of that person, और शायद वो इसके माध्यम से हमें भी ये सिखाना चाहते हैं, क्योंकि लिटरेचर का मतलब होता है गहराइयों को समझना। ये जो जीवन है, इस जीवन में आसपास जो हमारे लोग हैं, जो हमें कुछ समय के लिए नजर आते हैं, अगर हम इनको बहुत डेप्थ में जाके देखें तो हो सकता है कि हमें वो सब नजर आए जो हम बाहरी तौर पे नहीं देख सकते। तो इतने लंबे लेक्चर के साथ मैं ये कविता स्टार्ट कर रहा हूं। इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग, वो अपने लिए कह रहा है कि मेरे लिए बहुत ही नुकसान की बात है कि मैं एक फालतू का राजा बन गया हूं। बाय दिस स्टिल हार्थ, हार्थ मैंने चूल्हा, अमंग दीज बैरन क्रैक्स, अब अपने देश के जो चट्टाने वो उसको बैरन लग रही हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं उगता। मैच्ड विद एन एजेड वाइफ, मेरी पत्नी जो अब बूढ़ी हो गई है उसके साथ मेरा कोई मैच नहीं है। ये आयरनी है, नोटिस करते जाइए कि आयरनी क्या होती है। अब बताइए, खुद भी बूढ़ा है लेकिन अपनी पत्नी को बूढ़ा कह रहा है। इसका मतलब है कि इसको ऐसा लगता है कि ये अभी जवान है, जबकि आपको मालूम है कि ये खुद यंग नहीं है। आई मीट एंड डोल, मीट का मतलब होता है कानून को लोगों तक पहुंचाना। मीट एंड डोल एक फ्रेज है इंग्लिश में, इसका मतलब है मैं करता रहता हूं अनइक्वल लॉज, अर्थात आज कानून, वो जानता है कि राजा जो होता है, वो जो कानून होता है वो सबके लिए समान नहीं है, तो ये हम सब जानते हैं। तो उसने खुद महसूस किया है, और ये भी एक आयरनी है कि वो राजा है लेकिन उसको पता है कि उसने जिंदगी में बहुत सारे कानून तोड़े हैं। तो कह रहा है कि अनइक्वल लॉज है अनटू अ सैवेज रेस। कई एग्जाम में मैंने एक क्वेश्चन देखा है कि उसने अपनी ही रेस का मतलब यहाँ पे प्रजाति से नहीं है, अपने लोगों से है, प्रजा से। सैवेज मतलब जंगली, अर्थात अब ऐसे मान लीजिए कि जैसे जो थोड़ा सा पढ़ लिख जाता है उसको अपने ही गांव के लोग गंवार लगते हैं, तो इसको वो सब लोग बेकार लग रहे हैं, अपना छोटा अपना जो काम है वो भी उसको बुरा लग रहा है। दैट होड, जो होड मतलब जमाखोरी करते हैं, स्लीप सोते हैं, एंड फीड और खाते हैं और खिलाते हैं, एंड नो नॉट मी, और मुझे तो जानते ही नहीं है। तो इसका मतलब है इसको अटेंशन चाहिए, इसको रूटीन के काम से ज्यादा जो बहुत ज्यादा बहुत एडवेंचर का जो काम इसको लाइफ में करने का मौका मिला है 20 साल तक, वो बस एडवेंचरस हो जाना चाहता है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं। ये आयरनी है कि हम एडवेंचर क्यों करते हैं, ताकि हम सुकून से रह सकें, खुशियां महसूस करें, लेकिन जब ये पत्नी और बच्चे के साथ रह रहा है तो अब इसे वो बुरा लग रहा है। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, मैं नहीं रह सकता यात्रा किए बिना। तो यहाँ पर उसकी वॉन्डर लस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, कि वो ग्लोब ट्रॉटर बन गया है, वो सिर्फ संसार में घूमना चाहता है। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, लीज बोलते हैं ग्लास या कप के अंदर सबसे नीचे तक जो चाय वगैरह या दूध वगैरह हम पीते हैं, जो वो लास्ट घूंट बच जाती है, जिसमें थोड़ा चाय की पत्ती वगैरह भी होती है बारीक बारीक। तो लीज मतलब पैंदे तक, मैं जिंदगी को पैंदे तक पी जाना चाहता हूं। तो ये एक पॉजिटिव लाइन लगती है मुझको, जिसमें राइटर ये कहना चाह रहा है कि यूलिसिस बुढ़ापे को बुढ़ापा नहीं मान रहा है, वो चाहता है कि बुढ़ापे का भी अपना एक मजा होना चाहिए। एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा बुढ़ापा आ गया तो हमको साइड में कर दो और हम जिंदगी ना जिए। ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड, वो कह रहा है कि मैंने जिंदगी की सभी समयों को काफी एंजॉय किया है। ग्रेटली हैव सफर्ड ग्रेटली, मैंने बहुत एंजॉय भी किया है और सफर भी ग्रेटली किया है, मतलब मैंने बहुत दुख भी बहुत उठाए हैं। बोथ विद दोज दैट लव्ड मी, उन सभी लोगों के साथ जिन्होंने मुझे प्यार दिया, एंड अलोन, और अकेले भी। तो इसके लिए हमें समझना होगा यूलिसिस की लाइफ को, कि उसने जो ओडिसियस जो होमर ने लिखी थी पूरी बुक, उसमें उसके पूरे वृतांत हैं कि यूलिसिस कहां से होके गुजरा, क्या क्या झेला उसने। एंड अलोन, अकेले भी, ऑन शोर एंड वेन थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट्स, मैं किनारे पर भी रहा हूं। किनारे पर यहाँ पे ये एक मेटाफर है, किनारे पे होने का मतलब है जब जिंदगी में दुख नहीं हो, अर्थात जिंदगी को आप एक सागर मान लीजिए जिसमें इंसान रूपी शरीर एक नाव है और तूफान यानी समस्याएं आती रहती हैं। तो जब आप किनारे पर हो तो बिना समस्याओं के। एंड वेन थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट्स, स्कडिंग ड्रिफ्ट्स द रेनी हेडेज, हेडेज एक खास किस्म का तारामंडल होता है आसमान में, और कहते हैं कि जब ये नजर आता है तो बहुत तेज बारिश होती है, गर्मी पड़ती है। तो ये कहना चाह रहा है कि जब बहुत समुद्र में जो बारिश आती है तो समझ जाइए आपके तूफान आता होगा। तो ये कह रहा है स्कडिंग ड्रिफ्ट का मतलब है बहुत ज्यादा जहाजों को भटका देने वाला नाव और तूफान और बारिशें। मैं इसके दौरान भी समुद्र में रहा, अर्थात मैंने बहुत समस्याएं झेली। तो ये मेटाफर आपको समझ में आ रहा होगा। वेक्स्ड द डिम सी, अर्थात उन रेनी हेडेज ने, अर्थात उन सितारों ने
अर्थात उन तूफानों ने, वेक्स्ड का मतलब है ये VEXED होना चाहिए, लेकिन जैसा प्रोनाउंसिएशन है वैसा कविता में लिखा गया है। लॉर्ड टेनिसन इज अ फेमस राइटर, फेमस पोएम, अ पोएट हु इज फेमस फॉर म्यूजिकलिटी। तो उन्होंने लिखा है कि मैं जब समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा समुद्र नाराज हो जाता, समुद्र का पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे, कि वो बहुत नाराज हो जाता। नाराज होने का मतलब जब उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठती, मैं तब भी समुद्र में यात्रा करता था। आई एम बिकम अ नेम, ये लाइन फेमस है, अर्थात मैं अब एक नाम बन गया हूं, मतलब मेरा एक नाम है दुनिया के अंदर, इतने समस्याएं मैंने झेली हैं और उनका सामना किया है। नेक्स्ट स्लाइड। इससे पहले कि मैं अगली लाइन समझाऊं, पहले मैं बता दूं कि अब आपने नोटिस किया होगा कि इस कविता में कौन बोल रहा है। इसमें कवि ने एक कैरेक्टर क्रिएट किया है, यूलिसिस, और वो अकेला ही बोल रहा है और हम देख रहे हैं कि उसके आसपास कोई नहीं है ना। इसका मतलब है द सिचुएशन ऑफ द पोएम इज लाइक अ ड्रामा, और इसमें एक आदमी बोल रहा है, तो क्योंकि ये ड्रामा तो है नहीं, ड्रामा की तरह कविता है, तो जो ड्रामा में अकेला एक कैरेक्टर बोलता है, अपने आप से बात करता है, उसे सॉलिलॉक्वी बोलते हैं। और कविता में अगर अकेला स्पीकर बोले, स्पीकर को बोला जाता है इंटरलोक्यूटर, और उस पूरी पोएम को बोला जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है कविता, और उसमें आगे का जो हमारा यूलिसीज है वो कहता है कि फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट। अब हंग्री हार्ट भी एक मेटाफर है, आप देखिए इसमें हार्ट हंग्री नहीं होता है ना, हंग्री तो इंसान होता है, तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट भी हो गया। ये हंग्री हार्ट का मतलब है जिज्ञासु, क्यूरियस, कि मेरे को बहुत कुछ जानना था। मच हैव आई सीन एंड नोन, बहुत कुछ मैंने देखा है, बहुत कुछ जाना है। सिटीज ऑफ मैन, बहुत सारे तरह तरह के लोगों का शहर। मैनर्स अर्थात उनके तौर तरीके। क्लाइमेट्स, काउंसिल्स, गवर्नमेंट्स, ये समझाने की जरूरत नहीं, वो कह रहा है कि मैं तरह तरह के वातावरणों में, तरह तरह की जो पद्धतियां होती हैं सरकारी, उनको देखा है मैंने। माई सेल्फ नॉट लीस्ट, मैं किसी से कम नहीं हूं, बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, मेरा तो उन सब में बल्कि सम्मान किया गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं इसलिए समझता हूं कि कई बार आप सभी इस वक्त मैं जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो कोरोना का आइसोलेशन पीरियड चल रहा है, जिसमें हम सब होम क्वारंटाइंड हैं। ऐसे में अच्छे अच्छे लोगों को अपने ऊपर शक हो जाता है कि वो जिंदगी में आगे कुछ कर पाएंगे क्या। लेकिन आप देखिए इस बूढ़े व्यक्ति को, यूलिसीज को, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस देखिए उसका, वो अपने आप को कम नहीं समझ रहा है। जबकि होता क्या है, हम जब कभी बड़े लोगों से मिलते हैं, अपने से ऊंचे लोगों से मिलते हैं, तो हमारे अंदर कुछ कुछ हीन भावना आ जाती है कि शायद हम उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन इन लाइंस के थ्रू इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें दिख रहा है। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स, अब ये कह रहा है कि बैटल में मुझे डिलाइट मिली। ये एक बहादुर व्यक्ति की निशानी है कि उसको बैटल से डर नहीं लगता है, उसने उसमें आनंद को पिया अपने साथियों के साथ। पियर्स मैंने साथी। फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय, ये लाइन एग्जाम में पूछी जाती है कि इसमें कौन सी लिटरेरी टर्म है। रिंगिंग प्लेन्स, बजते हुए युद्ध के मैदान, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है, क्योंकि प्लेन्स युद्ध के मैदान नहीं बजते हैं, बल्कि उनके ऊपर जो लोग तलवारें लेकर, जो तलवारों की आवाजें जो आ रही हैं, उसको राइटर ने रिंगिंग प्लेन्स कहा है। विंडी ट्रॉय, ट्रॉय मतलब वो शहर जिसमें ये लोग लड़े थे, और विंडी का मतलब जहां पे बहुत ज्यादा तूफान चले। यहाँ पे तूफान का मतलब समझ में आ रहा होगा, अर्थात बहुत बड़ा युद्ध इन्होंने किया। आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं उन सबका हिस्सा बन गया जिनसे भी मैं मिला। अब ऐसा एक बहुत ही मिलनसार, चालाक और बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी लोग ही ऐसे होते हैं जो जहां जाते हैं वहां पे अपनी धाक छोड़ते हैं। येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्च वेयर थ्रू, आर्च का मतलब होता है एक घुमावदार, मेहराबदार ऊंचा दरवाजा, और राइटर कह रहा है कि मेरा एक्सपीरियंस एक, वेयर थ्रू का मतलब गुजरता हुआ रास्ता है, अर्थात मेरा एक्सपीरियंस तो केवल एक मेहराबदार दरवाजा है जिसमें से मैं गुजर गया। ग्लीम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड, और देखो वो चमक रहा है ऐसा संसार जो मैंने अभी ट्रेवल नहीं किया है। हुज मार्जिन फेड्स, जिसका जो मार्जिन है अर्थात उसका जो अंत है वो मुझे धीरे से दूर दूर तक फेड होता हुआ, ओंझल होता हुआ दिख रहा है, अर्थात मेरा अभी रास्ता तय नहीं हुआ है। मेरा जो भी मेरी ट्रेवलिंग रही है वो तो केवल एक एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस मुझे आगे जाने के लिए कहता है। कई बार होता है ना, हम सोचते हैं कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन ये उस बात को नहीं मान रहा। वो कह रहा है अभी तो मेरा छोटा मोटा एक्सपीरियंस तो दरवाजा है जिसमें अभी मार्जिन पर ही पहुंचा हूं, अभी तो मुझे और आगे जाना है।
forever and forever when I move. अभी तो मुझे हमेशा हमेशा चलते रहना है. How dull it is to pause to make an end. ये भी बहुत फेमस लाइन है. कहता कितनी डल बात है रुक जाना, किसी बात का अंत कर देना. ये हीरो की एक क्वालिटी है. आपको समझ सकते हो आप लोग कि कैसे हम जो लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, जिनको जिंदगी में बहुत कुछ करना है, हमें इंस्पिरेशन किन लोगों से मिलती है जो ये कहते हैं कि अभी रुकने का समय नहीं है, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है. तो कह रहा है अभी मेरा कोई अंत नहीं, जबकि हम समझ सकते हैं कि ये बूढ़ा हो गया है. और ये बूढ़ा होने के बाद यूलिसीज कह रहा है कि मेरा जिंदगी का भी कोई अंत नहीं है, अंत हो जाना तो डल होने के समान है. नेक्स्ट स्लाइड. अब मैं आगे की पोएम पढ़ने से पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसको देखिए कि अब जो हम कविता पढ़ रहे हैं इसके अंदर ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल हुआ है. ब्लैंक वर्स का आप ध्यान रखिएगा. ब्लैंक वर्स का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें कोई म्यूजिक नहीं है, उसमें म्यूजिक होता है. उसको अपन बोलते हैं आयम्बिक पेंटामीटर. अभी इसकी अलग से स्लाइड बना सकता हूं मैं, अभी टाइम नहीं, इसलिए इतना समझ लीजिए कि कविता अंग्रेजी की जो बोलचाल की जो भाषा है, जिसमें अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल के 5 फीट होते हैं, उसको अपन आयम्बिक का मतलब अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, उसका एक 5 फीट का इसमें नॉलेज है. इसका मतलब है कि ये आयम्बिक पेंटामीटर यानी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है. 1833 में लिखी गई थी, 1842 में पब्लिश हुई. और ये सेकंड वॉल्यूम जो उनकी पोएम्स का था, इनकी जितनी भी मशहूर कविताएं हैं, लोटस ईटर्स है, ऐसी सारी बड़ी बड़ी कविताएं उनकी जिस वॉल्यूम में छपी थी, उसका जो सेकंड पब्लिकेशन हुआ उसमें इस कविता को लिया गया. और मैंने पहले ही बता दिया. थर्ड पॉइंट देखिए, यूलिसीज है ये, इथाका का रहने वाला, और वो संसार को, चौथा पॉइंट, यर्न्स मतलब उसकी इच्छा है कि वो फिर से संसार को एक्सप्लोर करे. और जो लास्ट पॉइंट है जिसमें मैंने लिखा है कि ज्यादातर क्रिटिक ने इसमें दांते ने उसको यूलिसी बोला. यूलिसी एक्चुअल में यूलिसीज बोला जाता है, और उसने इन्फर्नो यानी कि हेल में दिखाया है. मैंने कहा था कि दांते 14वीं शताब्दी के एक बड़े कवि हुए हैं, जिन्होंने डिवाइन कॉमेडी नाम की पोएम लिखी थी, जिसमें उन्होंने दुनिया भर के जो महान हीरो उस समय के हुए थे उनको हेल में दिखाया है. तो ट्रोजन, अच्छा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन जो ट्रॉय नाम का सिटी था, उसको बर्बाद करने के अंदर एक बहुत बड़ी चालाकी की गई थी कि जाते जाते उनको एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा गिफ्ट किया गया था. और आप ट्रॉय मूवी देख लीजिएगा जिनको इस घटना की जानकारी होनी चाहिए. ट्रोजन हॉर्स आजकल एक वायरस को भी बोलते हैं जो कंप्यूटर में आ जाता है, तो इसीलिए बोलते हैं उसको क्योंकि ट्रोजन हॉर्स का मतलब ये है कि वो क्या करते हैं, चले जाते हैं समुद्र से, बोलते हैं हम तो गिफ्ट देके जा रहे हैं, इतना सा बड़ा घोड़ा लकड़ी का, वो अंदर खींच लेते हैं ट्रॉय सिटी के अंदर, लेकिन उसके अंदर सिपाही छुपे होते हैं. और ये जो प्लान था ये यूलिसीज का था, जिसकी वजह से इतने सारे लोग मरे, और यूलिसीज जैसा, एकिलीज जैसा, पेरिस जैसे बड़े बड़े योद्धा मारे गए. तो उस सब का पाप इसको लगा. इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ये जो राइटर है वो इस चीज में, ये जो राइटर है, ये जो यूलिसीज है, इसको पाप लगा और उसको इसमें ऐसे दिखाया है. अब मैं आगे की कविता पढ़ता हूं. रस्ट अनबर्निश्ड, रस्ट मतलब जंग लग जाना. तो क्या कवि कह रहा है, यूलिसीज कह रहा है अपने बारे में कि मैं तो रुकना नहीं चाहता, क्योंकि आप जब कोई बर्तन को जब यूज करना बंद कर देते हो तो वो अनबर्निश्ड मतलब चमकता नहीं है, उसमें जंग लग जाता है. नॉट टू शाइन इन यूज, जब वो चमकता नहीं है क्योंकि वो यूज में नहीं है. मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, मैं हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहता हूं ताकि मेरी चमक बनी रहे. यहाँ पे चमक का मतलब क्या है, इंसान की प्रसिद्धि. एज दो टू ब्रीथ वर लाइफ, जैसे सांस लेना जिंदगी है, लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ. लेकिन क्या होती है जिंदगी, कि लाइफ पाइल्ड मतलब ढेर, जिंदगी पर जिंदगी ढेर लग जाना. इसका मतलब है, इसके लिए जिंदगी का मतलब केवल बढ़ते साल नहीं है, बल्कि कुछ उपलब्धियां ही जीवन है. तो उन उपलब्धियों को हासिल करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको संसार के अंदर एक्सप्लोर करना पड़ेगा. आपको रिटायर नहीं होना है. आप देखते हैं ज्यादातर, आप एक आंकड़ा स्टडी कीजिए, रिटायरमेंट के तुरंत कुछ साल बाद ही वो लोग मर जाते हैं जो कोई काम नहीं करते. लेकिन रिटायरमेंट के तुरंत बाद जो लोग कुछ ना कुछ काम ज्वाइन कर लेते हैं, उनकी लंबी आयु जाती है. तो एक बड़ी फिलोसॉफिकल पोएम है जिसमें शायद जिंदगी का एक बड़ा फलसफा, एक फिलोसफी स्टडी की गई है कि जिंदगी क्या है, कैसे जिए, क्या काम की कोई फिक्स आयु है. मैं अपना पर्सनल इंस्टीट्यूट चलाता हूं आज 20 साल से, और मैं महसूस करता हूं कि मेरे फ्रेंड्स जो यूनिवर्सिटीज में लग गए, कॉलेजेस में लग गए, वो 60 साल में रिटायर कर दिए जाएंगे. लेकिन शायद मेरा खुद का काम होने की वजह से मैं
60 साल बाद भी, 70 साल बाद भी प्लान बनाता रहूंगा और मैं एक एक्टिव आदमी रहूंगा। ऐसे ही शायद राइटर ये कहना चाह रहा है कि लाइफ का मतलब केवल जिंदगी जीना नहीं है, आपके पास कुछ काम होना चाहिए। आप अमिताभ को याद कर लीजिए, अमिताभ बच्चन, जो रियल सेंस में अगर हम माने तो हीरो हैं। We're all too little, और जिंदगी तो वैसे भी बहुत छोटी है। एंड ऑफ वन टू मी, और एक मेरे जैसे के लिए लिटिल रिमेन्स, थोड़ी सी बची है। तो उसको रियलाइजेशन है कि मैं जिंदगी बहुत कम है। बट एवरी आवर इज सेव्ड फ्रॉम दैट एटर्नल साइलेंस। मेरा हर घंटा मैं बचा लेना चाहता हूँ। बचा लेने का मतलब यहाँ पे उसको यूज कर लेना चाहता हूँ। एटर्नल साइलेंस मतलब शाश्वत शांति अर्थात मौत। तो ये मेटाफोरिकल लैंग्वेज है। मैं उस शाश्वत शांति से पहले कुछ करना चाहता हूँ। समथिंग मोर, कुछ और ज्यादा। अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, कुछ ऐसा जो नई चीजें लेके आए। एंड वाइल इट वर, वाइल मतलब बेकार है, ये बेकार होगा मेरे लिए। इट के साथ हम वॉज लगाते हैं ना, वर लगा हुआ है। इसका मतलब है राइटर कल्पना कर रहा है कि जिंदगी बेकार होती फॉर सम 3 सन्स टू स्टोर। सन्स का मतलब यहाँ पे कि सूरज का एक चक्कर लगाना पूरे ब्रह्मांड का, उनके हिसाब से। इसका क्या मतलब हुआ कि सूरज का चक्कर लगाने का मतलब है कि 3 साल भी अगर मेरी जिंदगी के बचे और मैं उनको रोक लूं, 3 चक्कर का मतलब दिन भी हो सकता है ना। तो हो सकता है वो ये कह रहा है कि मैं 3 दिन ही बचा लूं, टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ, कि स्टोर कर लूं, होल्ड मतलब जमाखोरी कर लूं अपनी। इसमें जमाखोरी वर्ड अपने जिंदगी के लिए कहा गया है। कई बार हम कामचोर हो जाते हैं, हम सोचते हैं अब क्या करेंगे। कई बार सुना होगा आपने बुजुर्ग लोगों को, अरे अब क्या करें, हमारी तो उम्र हो गई। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अमिताभ ये वर्ड नहीं कहेंगे, है ना। कभी आप देखिए कि आपके आसपास कई लोग हैं जो आपको बुजुर्ग होने के बावजूद भी उनके अंदर एक जोश लगता है। तो इसका मतलब है कि राइटर ये कहना चाहता है, उसने जो मेटाफर यूज किया ना, होर्ड क्या करते हैं अपन खास तौर पे खाने पीने के सामान को, तब ये वर्ड यूज किया जाता है जमाखोरी। तो शायद जिंदगी या आपका शरीर केवल खाने पीने का सामान है, आप उसको स्टोर नहीं करोगे, आप उसको यूज करोगे। एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिजायर, ग्रे का मतलब यहाँ पे बूढ़ी आत्मा मेरी, यर्निंग मतलब इच्छा कर रही है, डिजायर मैं इच्छा करता हूं, टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, डूबता हुआ तारा जिसका कोई अंत नहीं है, कहां जाके डूबेगा। तो राइटर ने अपनी तुलना सिंकिंग स्टार से की है। तो जो बच्चे इस पोएम को ध्यान से सुनेंगे, वो जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि वो देखें कि ऐसे क्वेश्चन वो कई बार हमें पूछते हैं कि किस किस से तुलना की गई है, वो 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि राइटर ने किस किस से अपनी तुलना की है। पहले बर्तन से की थी, अनबर्निश्ड वर्ड यूज किया था। अभी वो कह रहा है कि मैं सिंकिंग स्टार की तरह नॉलेज को फॉलो करना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे नॉलेज का, यहाँ पे केवल ग्लोब ट्रॉटर के तौर पर नहीं आया है, केवल वॉन्डरलस्ट नहीं है। इसका एक गहरा मतलब ये भी है कि राइटर ये कहना चाह रहा है कि मैं जो जिंदगी है, फ्रॉम दैट एटर्नल साइलेंस समथिंग मोर, ए ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स। तो वो चाहता है कि कुछ नई चीजें मेरी जिंदगी में आए। एंड वाइल इट वर, ये बड़ा व्यर्थ होगा, जो मैंने आपको बताया कि 3 साल या 3 दिन का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि अपने आप को मैं बचा के रखूं मौत से, तो उसे ये पसंद नहीं है। मतलब कि वो मरने से पहले कुछ करना चाहता है। एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिजायर, और उसकी जो ये आत्मा है, बूढ़ी आत्मा, ये तड़प रही है। यर्न का मतलब तड़पना डिजायर में। टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, ये मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया। बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, अटमोस्ट बाउंड मतलब इंसान की सोच के भी बहुत बहुत परे तक मैं जाकर के ज्ञान हासिल करना चाहता हूं। मैं फिर बता दूं, यहाँ पर ज्ञान का मतलब किताबी ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब यहाँ पे पूरे संसार को जानना, समझना। अगली स्लाइड में मैं आपको एक बात और बता दूं कि देखिए आप 1929 के अंदर एक ऐसे लिखा था यूलिसिस पे, टी.एस. एलियट ने, जो कि 20th सेंचुरी के बहुत बड़े पोएट, ड्रामेटिस्ट और क्रिटिक हैं। उन्होंने इसको परफेक्ट पोएम कहा है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर टी.एस. एलियट जो एक नोबेल प्राइज विनर राइटर हैं, अगर वो इस पोएम को परफेक्ट पोएम कहते हैं, उसकी खास बात बताता हूं आपको। इस कविता में जो हम पढ़ रहे हैं, यूलिसिस में भी जो हीरो है वो एक बुजुर्ग है, और टी.एस. एलियट ने भी एक पोएम लिखी थी, जेरोन्शियल। उस पोएम के अंदर भी जो बोलने वाला नैरेटर है वो भी एक बुजुर्ग व्यक्ति है, और कहते हैं कि दोनों की लाइंस में भी काफी समानता है शुरू में। तो इस तरह से ये क्रिटिकल कमेंट है। जो बच्चे बी और एमए के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
वो ये सारी चीजें जो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखी हैं, इनको अगर वो क्रिटिकल कमेंट में लिखते हैं अपने आंसर में और अपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में भी, तो उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब मैं आगे समझा रहा हूं। दिस इज माई सन माइन ओन टेलेमेकस। टेलेमेकस का एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है। मेरा बेटा है ये, कह रहा है। यूलिसिस कहता है कि मेरा खुद का बेटा है। टू whom I leave the scepter। सेप्टर का मतलब होता है राजदंड, अर्थात राजा के हाथ में एक प्रतीक के रूप में एक डंडा रखा जाता है, जिसको आपने कई बार सुबह सुबह सैर करते हुए लोगों के हाथ में देखा होगा, जो बड़े अधिकारी होते हैं, उसको सेप्टर बोला जाता है। तो हाथ की छड़ी को वैंड भी बोलते हैं। तो कह रहा है कि मैं अपना, इसका मतलब है कि मैं अपना राज का जो काम काज है, और आइल का मतलब आइलैंड, वो छोड़ जाऊंगा। किसको, किसके लिए? वेल लव्ड ऑफ मी, मेरे इस प्यारे बेटे के लिए। डिसर्निंग टू फुलफिल। डिसर्न का मतलब होता है समझ होना, किसी बात को गहराई से समझने की योग्यता। फुलफिल दिस लेबर, ये जो काम है। अब ये देखिए कि राजतंत्र चलाने को राइटर ने यूलिसिस के मुंह से जो वर्ड निकलवाए हैं, जो उसकी साइकोलॉजी को क्लियर करते हैं कि वो उसको लेबर समझ रहा है। कौन? यूलिसिस। कहता है ये काम अब मेरा बेटा संभालेगा। बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड। प्रूडेंस मतलब दूरदर्शिता। धीरे धीरे वो मेरा बेटा दूरदर्शी हो जाएगा और बना लेगा इनको माइल्ड। माइल्ड का मतलब यहाँ पर, माइल्ड मैंने हल्का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है कि राइटर ने इनको, अपनी प्रजा को पहले सैवेज कहा था, यानी जंगली, और ये धीरे धीरे इन लोगों को सिविलाइज्ड कर लेगा। अब इसका यही मतलब है कि हम समझ सकते हैं कि जब हम थोड़ा ज्यादा शहरों में रह लेते हैं तो हमें गांव के लोग गंवार लगने लगते हैं। तो राइटर शायद ऐसे ही सोच रहा है। उसको लगता है कि ये लोग जो उतना अच्छा दुनिया में कहीं बाहर नहीं गए हैं, ये धीरे धीरे मेरा बेटा इनको सॉफ्ट कर देगा, अर्थात इनको थोड़ा सिविलाइज्ड कर देगा, सभ्य बना देगा। अब उनको दूसरी बार बोल रहा है रगेड पीपल। बड़े, रगेड का मतलब होता है रफ, अनसिविलाइज्ड। एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज, और धीरे धीरे, सॉफ्ट डिग्रीज का मतलब है धीरे धीरे। सबड्यू देम, सबड्यू का मतलब होता है काबू करना, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे अर्थ निकल रहा है। कविता की खासियत यही होती है कि वहां पे उस शब्द का वो अर्थ नहीं होता है जो डिक्शनरी में होता है, वहां पे अर्थ बदलते हैं। इसलिए कहा जाता है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लैंग्वेज इज लिटरेचर, है ना। सबड्यू का मतलब कंट्रोल कर लेना, या कि यहां पर आएगा कि वो अपने अकॉर्डिंग जनता को ढाल लेगा। देम टू द यूजफुल एंड द गुड, ताकि वो अच्छे काम और यूजफुल काम करने लगे। तो यहाँ पर यूजफुल तो काम वो पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन ये राइटर की मानसिकता है, यानी कि वो जो स्पीकर है कविता में, उसको लगता है कि केवल अनाज उगाना, खाना, बच्चे पालना और छोटे मोटे झगड़े करना, राजा के पास न्याय के लिए आना, ये जीवन नहीं है। जीवन तो है कि कुछ और हासिल किया जाए, कुछ शहरों को घुमा जाए, विदेशों में जाया जाए। कहता है कि मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, मेरा बेटा बहुत ज्यादा निर्दोष है। यहाँ पे ब्लेमलेस का मतलब ये है कि राइटर ये कहना चाहता है कि वो बहुत ज्यादा मासूम है। सेंटर्ड इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज, वो सेंटर बन जाएगा इन साधारण ड्यूटीज का, अर्थात सारे लोग उसके आसपास ये सारे काम करेंगे, अर्थात ये राजा बन जाएगा। डिसेंट नॉट टू फेल इन ऑफिसेज ऑफ टेंडरनेस, मेरा बेटा इतना डिसेंट है कि वो कभी भी फेल नहीं होगा। ऑफिसेज का मतलब काम से है, टेंडरनेस का मतलब नजाकत के साथ, बहुत सॉफ्ट तरीके से वो राज्य चलाएगा। एंड पे मीट एडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स। अब देखिए, पितृ जो होते हैं परिवार के, अर्थात जो लोग मर गए हैं हमारे दादा परदादा, उनकी पूजा हम हिंदुस्तान के अंदर हिंदू लोग भी करते हैं, और ग्रीक कल्चर में भी पितृ माने जाते थे, पुरानी जो आत्माएं हैं। कहता है कि वो उनको भी मीट एडोरेशन का मतलब है उनकी पूजा अर्चना भी कर लिया करेगा, अर्थात मेरे जाने के बाद मेरा बेटा राज्य संभालेगा और वो पितरों को तर्पण भी कर लेगा, वो सारे काम भी संभाल लेगा। When I am gone, जब मैं चला जाऊंगा। He works his work, I mine। ये लाइन कितनी सुंदर है, कहावत की तरह, कि वो अब अपना काम करेगा और मैं अपना। अगली, There lies the port, वो रहा बंदरगाह। The vessel puffs her sail। हर क्यों आया है? क्योंकि जहाज को इंग्लिश लैंग्वेज में स्त्रीलिंग कहा गया है। तो कह रहा है कि देखो, पफ्स का मतलब है, मैंने एक जहाज की इसमें इमेज दिखा रखी है, आप ध्यान से देखिए। जहाज के ऊपर जो कपड़े लगे हुए हैं, जिसको सेल कहते हैं, जिनमें हवा भरती है और इनसे हवा के प्रेशर से वो जहाज चलता है। तो कह रहा है कि देखो, वो वेसल तैयार हो गया, अर्थात जहाज तैयार है, उसके अंदर हवा भर चुकी है। देयर ग्लूम द डार्क, और दूर दूर तक जो अंधेरा है वो चमक रहा है। ये एक पैराडॉक्स है यहाँ पे, क्योंकि अंधेरा कभी चमकता नहीं, लेकिन कवि कह रहा है अंधेरा यहाँ पे कई अर्थ लिए हुए है। अंधेरा मौत है, अंधेरा अज्ञानता है, अंधेरा अनजानपना भी है कि कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। लेकिन राइटर कह रहा है कि जो स्पीकर है कविता का, वो कह रहा है कि वो चमक रहा है मेरे लिए, अर्थात
एक पैराडॉक्स है कि एक विरोधाभास है कविता में कि कैसे जिस आदमी को काम करना होता है उसको निराशा में भी आशा दिखती है, और कह रहा है कि देखो वो चमक रहा, ब्रॉड सी, बड़ा विशाल विस्तृत समुद्र, माई मैरिनर्स सोल्स, मैरिनर्स मतलब नाविक, आ जाओ मेरे नाविकों। ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें वो नाविकों से बात कर रहा है। सोल्स दैट हैव टॉयल्ड एंड रॉट एंड थॉट विद मी, ये मेरे मैरिनर्स ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने टॉयल किया अर्थात सख्त मेहनत की, रॉट, रॉट का मतलब बर्दाश्त किया मेरे साथ साथ, एंड थॉट और मेरे अनुसार ही सोचा। अर्थात कोई भी बड़ा आदमी उस जमाने में जाता था तो उसका जहाज जो चलाने वाले मैरिनर्स होते थे उसके साथ तो तालमेल बिठाना ही पड़ता है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि मेरे मैरिनर्स मेरे फ्रेंड्स की तरह हैं, दैट एवर विद द फ्रॉलिक वेलकम, फ्रॉलिक मतलब आनंद, उन्होंने बड़े आनंद के साथ वेलकम किया इस चीज का, टुक द थंडर एंड द सनशाइन, इस मेटाफर है कविता में, थंडर मतलब तूफान और सनशाइन मतलब जब तूफान नहीं हुआ आसमान में, अर्थात सुख और दुख दोनों का उन्होंने खुशी से सामना किया। दूसरा मतलब है कि चाहे यात्रा करते वक्त, समुद्री यात्रा करते वक्त तूफान आया तो भी ये मेरे लिए अच्छे थे, नाराज नहीं होते थे मुझसे, और जब धूप होती थी तब भी नहीं, अर्थात मेरे नाविक जो हैं, मैरिनर्स हैं, वो मेरे फ्रेंड्स हैं। एंड अपोज्ड फ्री हार्ट्स, उन्होंने हमेशा दुखों का, मुसीबतों का सामना, यहाँ पे अपोज्ड का मतलब विरोध करना नहीं है, फ्री हार्ट्स खुले दिल से उन्होंने सामना किया। फ्री फोरहेड्स, फोरहेड्स का मतलब माथे के साथ, अर्थात माथे को कहीं झुकाया नहीं, छुपाया नहीं, माथे को ऊपर रख करके और बहादुर के साथ सामना किया। यू एंड आई आर ओल्ड, मेरे दोस्तों तुम भी बूढ़े हो गए हो और मैं भी। ओल्ड एज हैथ, ये लाइन बहुत फेमस है वर्ल्ड में कहावत की तरह, ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल। ओल्ड एज का पर्सोनिफिकेशन कभी कह रहा है कि बुढ़ापे का भी खुद का एक ऑनर और खुद का एक काम होता है, अर्थात बुढ़ापे को तुम निष्क्रिय एज नहीं मान सकते, बुढ़ापे का खुद का एक काम होता है। अगर एक व्यक्ति चाहे, अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि बूढ़े लोगों के लिए फिल्में नहीं है, बूढ़े लोगों के लिए अलग से मॉल नहीं है, बूढ़े लोगों के, हमारी जो सभ्यताएं हैं उन्होंने हर चीज जवान लोगों के लिए बनाई है। तो आजकल एक बाकायदा एक ऐसे नॉवेल्स भी लिखे जाते हैं जिसमें जो स्पीकर है वो एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है। हम लोग कई बार देखते हैं कि कोई अच्छी बूढ़ी औरत है, मान लीजिए हमारी दादी है और उसने बाल कटा रखे हैं या उसने अच्छा फैशन कर रखा है, तो हमारे मुंह से निकलता है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। इसका मतलब हमारी कहावतें भी ये शो करती हैं सभी देशों में कि बुढ़ापा जो है वो शायद इंजॉय करने का समय नहीं है। लेकिन राइटर यहाँ पर ये नहीं मान रहा है, वो मान रहा है कि हर एज का अपना एक खुद का समय होता है और आप डिफाइन नहीं कर सकते कि किस एज का क्या समय है। आप हर उस व्यक्ति को जो बूढ़ा हो गया उसको अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। डेथ क्लोजेस ऑल, डेथ सब कुछ बंद कर देती है, बट समथिंग इज द एंड, एंड मैंने बिफोर, लेकिन अंत से पहले कुछ तो करें। सम वर्क ऑफ नोबल नोट, कुछ तो करें। नोबल नोट मतलब कोई अच्छा भद्र काम करें, ऐसा काम कर जाए हम मरने से पहले। मे येट बी डन, अभी किया जा सकता है। नॉट अनबिकमिंग मैन, अनबिकमिंग वर्ड का मतलब होता है जो ब्यूटीफुल नहीं होते हैं, जो ग्रेसफुल नहीं लगते, उसको बोलते हैं अनबिकमिंग। कहते हैं हम अनबिकमिंग मैन बनना नहीं चाहते कि जो जिंदगी में छोटा मोटा काम करके और मर जाए, हम तो वो बनना चाहते हैं दैट स्ट्रोव विद गॉड्स, जो जिन्होंने स्ट्राइव की सेकेंड फॉर्म यूज किया है। हम तो वो लोग हैं, किसके लिए कह रहे हैं? खुद के लिए और खुद के नाविकों के लिए, क्योंकि वो नाविक योद्धा भी थे। हमने तो गॉड्स के साथ लड़ाई लड़ी है। अब गॉड्स के साथ लड़ाई लड़ने का मतलब है ट्रोजन वॉर, जो कि एक एपिक वॉर है जिसमें कहते हैं कि गॉड गॉडेसेस ने भी पार्टिसिपेट किया था। द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, देखो शाम हो गई है और चट्टानों पर से चमक आ रही है रोशनी की, अर्थात शायद वो लाइट हाउस की बात कर रहा है, लाइट हाउस पे रोशनी दिख गई है समुद्र के किनारे जो होता है। या दूसरा मतलब ये कि चट्टानों पे कहीं दूर जो पहाड़ियां उन पे घर हैं, उन पे कहीं ना कहीं रोशनी दिख रही है, अर्थात शाम हो गई है। चले तो सिंबॉलिक शाम भी दिखाई है अपने जीवन की, और एक कॉन्क्रीट शाम भी दिखाई है, रियल शाम भी दिखाई है। तो एक कविता में हम समझ सकते हैं कि राइटर ने बहुत सुंदर तरीके से इमेजरी का भी इस्तेमाल किया है। अगली लॉन्ग डे वेन्स, अब डे यहाँ पर लॉन्ग डे का मतलब जीवन भी हो सकता है। कहते हैं लंबा दिन अब घट गया है, वेन मतलब खत्म हो गया है। द स्लो मून क्लाइम्स, और चांद धीरे धीरे चढ़ रहा है। द डीप का मतलब समुद्र, मोन्स राउंड, और समुद्र का पर्सोनिफिकेशन किया है। राउंड मतलब चारों तरफ, वो एक आवाज कर रहा है। समुद्र में से
ऐसे एक साई साई की आवाज आती रहती है, कई आवाजें समुद्र कर रहा है। तो राइटर ने कल्पना की है कि देखो समुद्र शायद हमें बुला रहा है। कम माय फ्रेंड्स, आओ मेरे दोस्तों, इट इज नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड। अभी कुछ ज्यादा लेट नहीं हुए हम नया संसार ढूंढने के लिए। पुश ऑफ, पुश ऑफ का मतलब है चलाओ जहाज को। एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर, आराम से ऑर्डर के साथ बैठ जाओ। बगल की तस्वीर में आप देखिए किस तरह से बगल मतलब एक लाइन में जो मैरिनर्स बैठे हैं। आओ हम बैठे और स्माइट द साउंडिंग फरोज। स्माइट का मतलब होता है तोड़ दें, साउंडिंग फरोज का मतलब होता है वो जो जहाज चलता है और पीछे पानी की लकीरें बनती है ना, उनको तोड़ने का मतलब है चप्पू चलाना। तो ये बड़ा मेटाफोरिकल और बड़ी खूबसूरत भाषा के थ्रू राइटर कह रहा है कि आओ हम आगे बढ़े। फॉर, क्योंकि, यहाँ पे फॉर का मतलब है बिकॉज। माई पर्पज होल्ड्स, क्योंकि मेरा जो पर्पज है, उद्देश्य है जीवन का, वो तभी पूरा होगा टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, कि मैं यात्रा करके जहाज को चला करके दूर समुद्र, सनसेट से भी दूर चला जाऊं। एंड द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स। बाथ्स का मतलब है जो पश्चिम के सितारे, क्योंकि पश्चिम में सूरज अस्त होता है ना, तो उसके जो सितारे हैं वो कहीं डूब जाएं। बाथ का मतलब है डूब जाना। अंटिल आई डाई, और मैं तब तक चलना चाहता हूं जब तक मैं मर ना जाऊं। इट मे बी दैट, ऐसा हो सकता है, द गल्फ विल वॉश अस डाउन, कि जब खाड़ियां आए अलग अलग तरह की हमारी यात्रा में और वो हमें वॉश अर्थात धो दें, अर्थात हम डूब जाएं। इट मे बी, ये भी तो हो सकता है, वी शैल टच द हैप्पी आइल। अब ये कल्पना है। हैप्पी आइल्स का मतलब है वो लोग मानते हैं कि समुद्र में कहीं दूर एक ऐसा स्वर्ग है जिसको हैप्पी आइल्स कहते हैं, वो हमें मिल जाए। मतलब कि हमें प्रयास करना चाहिए, हम फेल होंगे। गीता का भी मैसेज है। आप देखिए इसमें गीता को अप्लाई कीजिए। आप जो बच्चे हिंदू हैं और वो गीता के बारे में जानते हैं, तो देखिए गीता में कहा गया है कि आप कर्म करिए, आपका जो फल है उसका अधिकार आपको नहीं है, तो कल कर्म करना चाहिए। बाकी आप अपने आप, हो सकता है आपको अच्छा फल भी मिले और नेगेटिव भी मिले। तो कहता है हो सकता है हम यात्रा करते करते हम, क्योंकि पहले कहा है कि हम डूब भी सकते हैं, फिर कहता है हो सकता है हैप्पी आइलैंड्स मिल जाए। एंड सी द ग्रेट एखिलीज, और वो जो महान एखिलीज है, एखिलीज के बारे में आप गूगल करिएगा। एखिलीज बहुत बड़े योद्धा हुए हैं। उनको हमारे महाभारत में जैसे कर्ण थे ना, ऐसा वरदान मिला था एखिलीज को भी। जब वो पैदा हुआ तो उसको ऐसे कहा गया कि तू इस बच्चे को, उसकी माँ को आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे को पानी में डुबो के निकाल ले तो ये बच्चा स्टील का बन जाएगा, इसको कोई नहीं मार सकता। तो उस माँ ने क्या किया, उसको एड़ी से पकड़ करके डुबोया, तो वो एड़ी एड़ी कच्ची रह गई। तो आज ईडीएम में है, आज इंग्लिश लैंग्वेज में, एखिलीज हील अर्थात सेंसिटिव पॉइंट, किसी का वीक पॉइंट। लेकिन वो योद्धा मारा नहीं गया, वो बाद में पेरिस ने उसके पैर में तीर मार करके, क्योंकि उसको पता चल गया था कि इसकी जान जो है उसकी एड़ी में है। तो ग्रेट एखिलीज, मतलब एखिलीज सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है ट्रोजन वॉर का। तो कहते हैं हो सकता है हम एखिलीज से मिलने दोबारा, whom we knew, जिसको हम जाना करते थे एक जमाने में, अर्थात अपने आप का बड़प्पन दिखा रहा है कि देखो हम एखिलीज जैसे बड़े योद्धा को जानते थे। दो मच इज टेकन, हालांकि हमसे बहुत कुछ ले लिया गया है, मच अबाइड्स, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। एंड दो वी आर नॉट नाउ, हम वो नहीं है, दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड डेज, हमारे अंदर वो ताकत भी नहीं है बुढ़ापे में जो पहले हुआ करती थी। मूव्ड अर्थ एंड हेवन, जिससे हम, अब अर्थ एंड हेवन का मतलब है जमीन आसमान एक कर दिया करते थे। तो ये एक तरह से ये भी कह रहा है कि हमारे में उतनी ताकत नहीं है, लेकिन ये मैसेज भी दे रहा है कोई बात नहीं, ताकत नहीं तो क्या हुआ, जब आप मन में इच्छा करते हो तो आप बड़े काम कर सकते हो। दैट विच वी आर, लेकिन जो हम हैं, हम हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई कंसिडर, यू नो, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन, कि आप किसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि तू क्या करेगा। अरे करूंगा जो करूंगा, जैसा हूं, जितना मैं कर सकता हूं मैं करूंगा। तो ये बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करने वाली कविता है। हम कौन है, कवि कह रहा है, वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स, हम सब एक जैसे माइंड वाले, टेम्पर मतलब हमारा मूड एक जैसा है, हीरोइक हार्ट्स है हम, हमारे अंदर एक योद्धा का, एक नायक का दिल है, अर्थात हम बड़े काम करने के लिए पैदा हुए। मेड वीक बाय टाइम एंड फेट, भाग्य ने और समय ने हमें कमजोर कर दिया तो क्या हुआ, बट स्ट्रॉन्ग इन विल, लेकिन हमारे अंदर विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये लास्ट लाइन बहुत फेमस है वर्ल्ड में, टू स्ट्राइव, आओ हम प्रयास करें, टू सीक, आओ ढूंढें, सीक मतलब चाहना अंदर से, एंड टू फाइंड और ढूंढे, एंड नॉट टू यील्ड, हम समर्पण ना करें, सरेंडर ना करें। तो हम देख रहे हैं कि ये कविता की लास्ट लाइन थी, और कविता के बगल में जो मैंने ओरिजिन्स ऑफ द पोएम दिया है, मैंने बता दिया था
कि ये इसके अंदर ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये कविता कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि यूलिसिस राइटर हैज शोन टू अस इन दिस पोएम इज द यूलिसिस ऑफ दांते इन इन्फर्नो वेयर ही इज कंडेम्ड, हेल में कंडेम हो गया है, लेकिन वो अपने काउंसल्स के साथ में शायद इसको गलत तरीके से आकलन किया गया है दांते के द्वारा, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि कविता पॉजिटिव मैसेज दे रही है। लेकिन ध्यान रहे, पॉजिटिव मैसेज जब हम कविता पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, अलग अलग प्रोफेसर्स आप जीवन में देखोगे अलग अलग तरीके से व्याख्याएं करते हैं, एक व्याख्या कभी नहीं मानी जाती है। तो एक बात का ध्यान रखिए, अगर हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, ट्रांसेंडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो शायद यूलिसीज का जो मन है वो केवल बाहरी चीजों में है। वो शायद अभी तक नहीं समझ पाया है कि परमात्मा की तरफ जाना भी जीवन का एक लक्ष्य हो सकता है। तो शायद इसीलिए दांते ने उनको हेल में दिखाया। क्योंकि देखिए मैंने क्या लिखा है इसमें, ये मैं इस बगल वाली स्लाइड को पढ़ रहा हूं जिसमें ओरिजिन ऑफ द पोएम लिखा हुआ है, कि इसमें इटालियन वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं, कि इटालियन में क्या मानते हैं कि टेनिसन्स यूलिसिस रिकॉल्स दांतेज यूलिसी इन हिज इन्फर्नो। In Dante's retelling, Ulysses is condemned to hell among the false counselors, both for his pursuit of knowledge beyond human bounds. अगर आप अपने बाउंड से, अपने लिमिट से के एक्स्ट्रा ज्यादा चले जाते हो नॉलेज के लिए, तो वो एक पाप है। उसके लिए आपको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ता है। जैसे कि मैंने अरविंदो का उदाहरण दिया लेक्चर के दौरान। आप महात्मा गांधी को ले लीजिए कि जब हम बड़े काम करते हैं तो आपको पता है महात्मा गांधी के बच्चे ना महात्मा गांधी से बहुत नाराज हुआ करते थे। अगर पंडित नेहरू की बात करें तो पंडित नेहरू इंदिरा गांधी से बहुत कम मिल पाते थे। आज हम मोदी जी की बात करें तो उनकी फैमिली लाइफ नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम हीरो तो मानते हैं, लेकिन उनके अंदर जाकर के देखें उनके, तो हम देखते हैं कि उनकी लाइफ एक तरह से फेल हुई है। तो शायद पारिवारिक जो फेलियर है, फैमिलियल फेलियर है, वही शायद आपके करियर में, आपकी पॉलिटिक्स में, आपके अध्यात्म में शायद वो एक मुकाम आपको देता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जस्टिफाई कर सकूं इस 47-48 मिनट के लेक्चर में पूरी पोएम को। थैंक यू वेरी मच।